नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान किताब में हमारा जो फर्स्ट लेसन शुरू किया गया था फ्रांसीसी क्रांति, उसे हम आज आगे पढ़ेंगे। चलिए लेसन को शुरू करते हैं। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। चित्र 7 दिखाता है कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती है। तो ये देखिए, नेशनल असेंबली है जिसे विधायिका कहते हैं। ये वोटों पर आधारित है। उस पर फिर उसका नियंत्रण जो है कार्यपालिका व मंत्रिपरिषद करेगी। वह बोर्ड जो है वो सक्रिय नागरिक जो मताधिकार प्राप्त करते हैं उसका जो नियंत्रण है न्यायपालिका के अधीन। इस तरह की नेशनल असेंबली बनाई गई और संविधान के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था बनाई गई। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों को और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक व अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। राज्य का यह कर्तव्य माना गया है कि प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। इसमें ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। चित्र 8 में पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का 1790 में ले बर्बिये द्वारा बनाया गया चित्र दाईं ओर की आकृति फ्रांस को और बाईं ओर की आकृति कानून को निरूपित करती है। इस तरह का ये मानचित्र है। और ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं स्रोत गए के, इन्हें आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। 1 से 7 तथा 11 से 17 की जो महत्वपूर्ण बातें इसमें दिखाई गई हैं वो आपने अपनी नोटबुक में लिखनी है। राजनीतिक प्रतीकों के मायने, प्रतीक यानी चिन्ह। 18वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृतियों या प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। जिस तरह
हम वोट डालने जाते हैं तो नाम भी लिखे होते हैं और उनका चुनाव चिन्ह भी होता है। उसी तरह जो प्रतीक चिन्ह हैं उन्हें कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोगों के लिए बनाया गया था, ताकि वो आसानी से उस चुनाव प्रतीक को पहचान कर अपना वोट या अपने अधिकार जो हैं वो प्राप्त कर सकें। ले बर्बिए ने अपनी पेंटिंग में अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया। आइए इन प्रतीकों को समझने की कोशिश करें। टूटी हुई जंजीर, ये टूटी हुई जंजीर है। दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी इनकी आज़ादी का प्रतीक है। तो ये संविधान के कुछ राजनीतिक प्रतीक हैं। छड़ों की बर्छीदार गट्ठर, अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है, पूरे गट्ठर को नहीं, एकता में ही बल है। तो इसका ये प्रतीक चिन्ह है। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख, सर्वदर्शी आँख का ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरण अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देगी। राजदंड, शाही सत्ता का प्रतीक। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, सनातनता का प्रतीक। अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान देने योग्य बातें हैं, जे हमारी जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ऐसी बातें। तो इन्हें हमेशा याद रखें। वह अपनी नोटबुक में इन चित्रों का व लिखी हुई लाइनों का भी आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल आगे का लेसन पढ़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।